अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज हैं उन्हें शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज चेयरमैन और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं उनके 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान भी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ और इस इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से जो एक इब्तदाई रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन यानी साबिक चीफ जस्टिस को भिजवाई गई थी, उसी रिपोर्ट पर आज इजलास में गौर किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई गई थी उस शिकायत के ऊपर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से गौर किया गया और फिर एक गौर करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो काज नोटिस देते हुए जवाब तलब कर लिया है। अब ये नोटिस जारी होने के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के पास क्या क्या कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत आना शुरू क्यों हुई। इसका पस मंज़र अगर हम चलें तो रवां साल के आगाज़ में आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में आया। इस केस की समाअत के दौरान जो शवाहिद थे या जो रिकॉर्ड या हक़ाइक़ जब मंजर आम पर आए तो मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त गुलाम महमूद डोगर के तबादले के लिए बाकायदा कोई आर्डर जारी ही नहीं किया था, बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक टेलीफोन किया गया था चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और उसकी बुनियाद पर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया और उसके तबादला होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तहरीरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला किया जाए। ये हक़ाइक़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंजर आम पर आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सिकंदर सुल्तान राजा उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया और 16 फरवरी को ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरजनिश भी की गई और कहा गया कि पंजाब में 14 जनवरी को असम्बलियाँ तहलील हुई और अब 1 माह हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। इस सरजनिश के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये 2 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे और इसके दूसरे जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे। इन दोनों जज साहिबान ने मामला अज खुद नोटिस के लिए एक नोट की सूरत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल उनको भिजवा दिया और ये कहा कि पंजाब में 1 महीना हो चुका है, असम्बली तहलील है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इस अज खुद नोटिस की बुनियाद पर जो 16 फरवरी को भिजवाया गया इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 22 फरवरी को एक अज खुद नोटिस लिया गया और इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और यहाँ से ये सिलसिला आप देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चला, जिसमें फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर सिप्तान खान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी की जानिब से भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और ये मामला बढ़ता बढ़ता फिर 14 मई को आम इंतखाबात के फैसले पर आकर ख़त्म हुआ। लेकिन अहम बात यह है कि जब 16 फरवरी को जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया तो फिर उसी रोज़ यानी 16 फरवरी को ही चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही उनकी एक ऑडियो मुबैना तौर पर जारी की गई जिसमें दोनों जो शख्सियात हैं ये गुफ्तगू कर रही हैं और उसमें बज़ाहिर जो गुफ्तगू का अगर हम देखें पस मंज़र तो उसमें जो परवेज़ इलाही हैं वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को
जो है वो उनसे सॉरी कर रहे हैं या उनसे माजरत कर रहे हैं। जब इस ऑडियो के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आई तो उस वक्त पता चला कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी लाहौर में थे और उनके साथ कोई ट्रैफिक वार्डन का कोई इस तरह का इशू हुआ, चालान का कोई मामला बना और उस पर जो वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को फ़ोन किया गया और उनसे माजरत की गई कि उनको इस तरह के जो मुश्किल है या इस तरह का जो मसला है उसका सामना करना पड़ा। लेकिन इस ऑडियो को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और जो PDM की हुकूमत थी उसने इस ऑडियो को ट्विस्ट किया, इसको एंगलिंग की इसकी, और इसको चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर मार्च के महीने में फवाद चौधरी की एक मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वो अपने भाई फैसल चौधरी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें भी इसी तरह का कोई जिक्र था। लेकिन बाद में जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने उस ऑडियो को जाली करार दे दिया। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि जिस ऑडियो की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया, वो ऑडियो रिकॉर्ड करना ही आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और माजी की अगर हम देखें तो 1990 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इसी तरह की जासूसी करने या उनकी फ़ोन टैपिंग की वजह से तहलील हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मज़ाहिर नकवी की इस गैर कानूनी ऑडियो के ऊपर तो किसी ने बात ना की, लेकिन इस जेली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर रिकॉर्ड की गई इस ऑडियो की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ज़रूर किया गया। और फिर इसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर पाकिस्तान बार काउंसिल जो उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के ज़ेर असर थी, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त भी पाकिस्तान बार काउंसिल के जो हैं वो मेंबर हैं और 2021 में पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इंतखाबात हुए थे उसके अंदर आज़म नज़ीर तारड़ भी बतौर मेंबर मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लायर्स विंग का एक बहुत गहरा होल्ड है और इसी होल्ड की वजह से आसमा जहांगीर ग्रुप के अंदर भी तोड़ फोड़ देखने में आ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होंगे, उसमें मज़ीद ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। इसके अलावा आप ये देखें कि जो दोनों ऑडियोज़ आने के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो ऑडियोज़ आई हैं ये बहुत संगीन है, बजाय इसके कि पाकिस्तान बार काउंसिल एक जज के साथ खड़ी होती, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने के लिए नोट लिखा था। इसलिए मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून के ज़ेरे असर ये पाकिस्तान बार काउंसिल एक प्रोपेगेंडा मशीन बन गई, एक ऐसी बॉडी बन गई जिसका मकसद इस तरह की सूरत हाल में जजेस का साथ देना होता है। वो उस जज के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई क्योंकि उस जज ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस को अज खुद नोटिस लेने के लिए नोट लिखा था। और ये वो बदनीयती है पाकिस्तान बार काउंसिल की जिसकी बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को टारगेट किया गया। इसके अलावा उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदयाल, उनके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा किया गया और बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर। जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। आप ये देखें कि वो ऑडियो जो मुबैना तौर पर जिसको बुनियाद बनाकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी से इस्तीफ़े का मुतालबा पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से किया गया था, वो ऑडियो ही जैली और गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई। और इसमें एक और बदनीयती अगर हम देखें तो वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सामने आती है कि जब मई के महीने में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का इजलास हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से जिस तरह बदनीयती का और बददियानती का मुजाहरा किया गया, वो भी हमने अपनी नौयत का पहली बार ये वाक़या देखा था कि चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उन्होंने भी इन ऑडियो लीक्स पर सवालात उठाने की बजाय वो प्राइवेसी के हक़ के ऊपर चले गए और ये कहा कि हमें पहले ये तयन करना है कि क्या एक जज अगर वो अपने ऑफिस में है या अपने घर में है तो क्या उसका घर जो है वो उसकी जो प्राइवेसी है वो उस डोमेन में आता है या नहीं आता। ये वो बदनीयती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो उस वक्त हमें खुलकर हमारे सामने आई, क्योंकि यही जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस
ज़ेरे समात था, तो इन्होंने उस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरे बच्चे लंदन की सड़कों पर जब चलते हैं तो मुबैना तौर पर उनकी जासूसी की जाती है, कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। जब एक जज, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, अगर वो किसी को फ़ोन कॉल करता है, अगर वो घर में भी है तो या दफ्तर में है और वहाँ से वो फ़ोन कॉल करता है और वो फ़ोन कॉल गैर कानूनी तरीके से टैप की जाती है और फिर उसके बाद उसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उस शख्स की प्राइवेसी में अमल दखल नहीं था? आपके बच्चे लंदन की सड़कों पर घूमें और उनके पीछे अगर कोई चल भी पड़े, उनके पीछे से कोई सफ़र कर रहा हो, पैदल चल रहा हो, तो आप कहते हैं उनकी जासूसी हो रही है। और इसी बुनियाद पर आप कहते थे, आपने ये दलील दी थी आपके वकील ने कि बेनज़ीर की हुकूमत जजेस की जासूसी की वजह से ख़त्म की गई थी। लेकिन जब आपके मुखालिफ एक जज जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल थे, जब उनका मामला आया तो आप प्राइवेसी के तयन की तरफ चल पड़े और आपने कहा कि हमें पहले ये तयन करना पड़ेगा कि क्या जो घर है वो एक जज की प्राइवेसी में आता है या नहीं, क्या जो एक जो जजेस के खिलाफ उसके अलावा जो उसका चैम्बर है, क्या सिर्फ उसकी प्राइवेसी सिर्फ उसी तक जो है वो महदूद है? तो ये बड़ा एक अहम नुक्ता था कि इस तरीके से जजेस की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की हौसला अफजाई की गई और वो जजेस जिनको अपने जज बरादर जज का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उसकी गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई ऑडियो पर उसके साथ खड़ा होना था, उन्होंने उसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। और इसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो खुशदामन है, उनकी भी एक मुबैना ऑडियो आई थी और उस हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का उस वक्त यही रवैया था। साफ नज़र आता था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उनकी अहलिया और बेटी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुई थी, इसलिए शायद वो भी ये चाहते थे कि वो जजेस जिन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ फैसला दिया था, उनकी जो अहले खाना हैं, उनकी जो औरतें हैं, उनको भी अदालतों में उसी तरह घसीटा जाए। हालांकि जब उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अहलिया को नोटिस नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया लेडी सरीना ईसा खुद अदालत में उन्होंने पेश हुई और उन्होंने कहा कि मैं अभी चूँकि ये रेफरेंस चल रहा है तो मैं अपनी जायदादों के हवाले से अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करना चाहती हूँ। और उसी बुनियाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको वीडियो लिंक की सहूलत फ्राहम की और वीडियो लिंक पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस फुल कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और अपनी जायदादों के हवाले से उन्होंने बताया। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अंदर ये चीज़ें नोट की कि दो मुखालिफ सोच रखने वाले जजेस ने एक दूसरे के साथ क्या किया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जब मुबैना ऑडियो लीक जारी हुई तो उस गैर कानूनी ऑडियो लीक पर उनके साथ खड़ा होने की बजाय, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, रिकॉर्ड करने वालों और लीक करने वालों को के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय और उस ऑडियो को फैलाने और उसकी बुनियाद पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के जरिए उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जिनके नाम मुबैना तौर पर उन ऑडियोज़ के अंदर आ रहे थे। बहरहाल ये एक नुक्ता था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो दूसरे इल्ज़ामात लगाए गए उसमें गुजरांवाला और लाहौर में उनकी कुछ मुबैना जायदादें थी, जिसमें रिहायशी जो जायदादें हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा कमर्शियल कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ ये जो शिकायत हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई थी और कहा गया था कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके ये मुबैना जायदादें बनाई हैं। और उनके दो बेटे हैं, लाहौर में उनकी एक कंसल्टेंसी फ़र्म है, लॉ फ़र्म है, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो उन्होंने उस वक्त अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटों की लॉ फ़र्म को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। इसके अलावा उनकी बेटी जो लंदन में ज़ेर तालीम थी, उनको कुछ अखराजात के लिए कहा गया कि जो पैसे भिजवाए गए वो भी मुबैना तौर पर जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बिज़नेस पार्टनर कह लें या उनके जो क्लाइंट्स थे या उनके बच्चों के जो क्लाइंट थे, उनके ज़रिए मुबैना तौर पर ये पैसे जो तकरीबन $12,000 बनते हैं, ये लंदन उनकी बेटी को भिजवाए गए। इस तरह मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए थे जिसकी बुनियाद पर। और मज़े की बात यह है कि जो रेफरेंस या जो शिकायत दायर करने वाले थे उसमें एक वकील मियाँ दाऊद थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ रखते हैं लॉयर्स विंग के साथ। और ये वही मियाँ दाऊद हैं जिन्होंने उस शख्स की वकालत की जिसने इमरान खान पर गुज़श्ता साल नवंबर में हमला किया था। इसी मियाँ दाऊद को जो उस वक्त एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला करने वाले एक हमला आवर के वकील
बने हुए थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने जिसकी जो स्टीयरिंग सीट थी उसके ऊपर नून लीग बैठी थी, उन्होंने उस वकील की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो उस मुल्जिम के हक में थी जिसने एक साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला किया था, उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीटीवी जो पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल है उसके ऊपर बराह रास्त दिखाई गई। इसके अलावा सराना सनाउल्लाह की जानिब से उस वकील को जो है उसकी हौसला अफजाई की गई। और देखें कि इसी वकील ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दायर की और इनके ऊपर बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि बार एसोसिएशन के अंदर जो वकला के दरमियान गुफ्तगू होती है उसको बावसूख ज़राए बनाकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस उनकी जानिब से दायर करवाया गया। इसके अलावा आप ये देखें कि हमारे कुछ जो पहुंचे हुए सहाफ़ी दोस्त हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में जो जज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जाएगा तो मुबैना तौर पर उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, उसको निशान इबरत बनाया जा सकता है। और आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में जिन जजेज़ ने चीफ जस्टिस की राय की मुखालफत की उनमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल थे और अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का इम्कान है और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक भी वो जजेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है। और अब साफ नज़र आता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मुखालिफ राय रखने वाले जजेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शायद उसके ऊपर उतर आए हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये कार्रवाई करने का साफ नज़र आता है कि ये इसके पीछे पीडीएम की वो सियासी जमातें थीं मुबैना तौर पर वो भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से उसके ऊपर भी साफ तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आज़म नज़ीर तारण है जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून थे उनका बड़ा वाज़े गलबा या असर नज़र आता है। इसके अलावा आप ये देखें कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ग़ालिबन 8 या 9 अगस्त को जो कोयटा में वकील कत्ल हुआ था उसके जो केस था उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो उस वक्त केस की समाअत के दौरान जिसका हिस्सा जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी थे उसमें वकील थे अमानुल्लाह कंडरानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं। उन्होंने केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन नज़र रिजवी के साथ बदतमीज़ी की, उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की, उनके ऊपर बेहुदा इल्ज़ामात लगाए। अगरचा वो उस वक्त उन्होंने दलाइल का आगाज़ भी नहीं किया था और वो बार बार कहते थे कि आप जब तक मुझे मेरिट पर दलाइल नहीं देने देंगे तो मैं फिर इसी तरह बोलूँगा। केस की समाअत का आगाज़ होते ही अमानुल्लाह कंडरानी की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर इल्ज़ामात लगाए गए और उनको भरी अदालत में उनको रुस्वा करने की कोशिश की गई। ये वही अमानुल्लाह कंडरानी है जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कमरा अदालत के नंबर 1 में खड़े होकर फाड़ा था और फिर जब बाहर मीडिया डेस्क पर आए थे तो इन्होंने उसी सदारती रेफरेंस को इन्होंने आग लगाई थी। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और फिर इस जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन नज़र रिजवी को जलील और रुस्वा करने की जो इनाम था वो इनको ये दिया गया कि जब बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत बनाई गई तो फिर इनको वहाँ पर निगरान वज़ीर कानून बलूचिस्तान बनाया गया। अमानुल्लाह कंडरानी आज भी निगरान वज़ीर कानून बलूचिस्तान है। तो इस तरीके से जो मुखालिफ सोच रखने वाले जजेस थे उनको इस तरीके से जलील किया गया, रुस्वा किया गया, उनको बड़ी अदालत में उनको बेइज्जत किया गया और ये वो उन वकला ने किया जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ झुकाव रखते थे, उनके हामी थे, उनके बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते थे। इसके अलावा आप आगे जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून का असर हमें नज़र आता है। इसके अलावा जो काउंसिल के एक मेंबर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 मेंबरान हैं जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस और जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो एक जो काउंसिल के मेंबर हैं यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके खिलाफ भी एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई थी और ये शिकायत ग़ालिबन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मेरे ख्याल में ये दायर की गई थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये शिकायत जो है वो उनकी इसमें पेंडिंग है और वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत सुन रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ही लिखा हुआ एक ख़त जो
गालबन इस महीने के आगाज़ में या गुज़श्ता महीने सितंबर के आखिर में मंजर-ए-आम पर आया था, और उस खत के उस खत का जो मतन था उसकी बुनियाद पर भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ जो उनको बदनाम करने की और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। और उस खत के मतन से ये खबर फैलाई गई कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक शिकायत आई है, तो फिर उस शिकायत की बुनियाद पर उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ बारगेन करने की कोशिश की। लेकिन जब ये ख़त का मतन, जब ये ख़त की कापी मंजर-ए-आम पर आई तो उस वक्त मालूम हुआ कि ख़त के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई नहीं थी। तो फिर ये खबर किस तरह चलवाई गई कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बचाने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ बारगेन करने की कोशिश की, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही वो जज हैं जिनको मई के महीने में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो इब्तदाई तौर पर ये जो मवाद भेजा गया था, ये जो शवाहिद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल को भिजवाए गए थे, उनका इब्तदाई जायज़ा लेने का कहा था। और फिर वो इब्तदाई जायज़ा लेते लेते दरमियान में गर्मियों की छुट्टियां आई तो उन्होंने वो जायज़े की जो रिपोर्ट थी वो दबा के अपने पास रख ली और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस को भिजवाई जब उनकी रिटायरमेंट करीब थी। और इसका मकसद भी शायद यही था कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, ताकि फिर उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई, इंतकामी कार्रवाई की भी जाती है तो फिर उनको कोई बचाने वाला ना हो। इसके अलावा आप ये देखें कि जो आज जो केस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ, इस इजलास में भी हमें जो है वो पता चला है कि जो 5 रुकनी जो मेंबरान हैं इनमें से 3 मेंबरान ने, यानी 3 मेंबरान ने शोकाज नोटिस जारी करने की हिमायत की, जबकि जो 2 मेंबरान थे उन्होंने शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 जजेस ये समझते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो ये कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है, उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी करना नहीं बनता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा चूँकि चेयरमैन हैं और इस वक्त वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गालबन उनकी अक्सरियत है और इसी बुनियाद पर अब देखें कि 3 जजेस की जानिब से ये शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इससे भी एक वाज़ेह ये तासुर मिलता है कि 2 जजेस इस कार्रवाई के हक़ में नहीं है। उनकी नज़र में ये जो शवाहिद जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर उनके खिलाफ पेश किए गए हैं, जो इल्ज़ामात उनके खिलाफ लगाए गए हैं, ये दुरुस्त नहीं बनते। बल्कि ये जो ख़ास तौर पर आप देखें कि ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है ये संगीन मामला है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड की और फिर उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके फैलाया, उनको बदनाम किया गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उनका इदारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उस अपने जज के साथ खड़ा होने की बजाय वो उन प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ बज़ाहिर खड़ी हुई नज़र आती है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने जज को बचाना चाहती तो वो बिल्कुल बचा सकती थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोई भी गलत काम किया है तो उसका फोरम जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात केस के अज़ खुद नोटिस के लिए जो नोट भिजवाया गया, उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये सारी इंतकामी कार्रवाई करना साफ नज़र आता है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि उनसे इंतकाम लिया जाए, क्योंकि वो उन लोगों को शायद खुश नहीं उन लोगों को उन्होंने नाराज़ किया जो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते थे। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। साबिक जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उन्होंने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस इसी बुनियाद पर लड़ा था कि उन्होंने 6 फरवरी 2019 को फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया और उस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया। तो ये अब देखें कि एक तरफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अपने हक में क्या ग्राउंड्स लेते रहे और जब उनके एक मुखालिफ सोच रखने वाले जज के खिलाफ एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया तो वो उसके खिलाफ फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाई करना चाहते हैं। वो उन तमाम फैक्ट्स को भी देखने को तैयार नहीं है कि ये जो फैक्ट्स उनके सामने आए हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक जज को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है। और इसी केस यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के केस की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मंजूर किया ताकि उस वक्त के चीफ जस्टिस के
पर काटे जा सकें, उनके इख्तियारात महदूद किए जा सकें। ये तमाम वो बदनीयती पर मबनी फैसले थे जो उस वक्त की PDM हुकूमत की जानिब से किए गए ताकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनके आइनी हक से महरूम रखा जाए। अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के पास ऑप्शन क्या है कि वो जब उनको नोटिस जारी हो चुका है तो वो क्या कर सकते हैं। एक रास्ता उनके पास ये है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, जैसे जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से किया गया था, और उसके ऊपर वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर सकते हैं ताकि तमाम जजेस बैठें और उनके खिलाफ जो शवाहिद है उनका अदालत में जायज़ा लिया जाए, और फिर उसकी बुनियाद पर वो अपना, अगर वो फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी ये शिकायत जो हैं ये क्वैश हो सकती हैं, जैसे जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस क्वैश हुआ था। तमाम जो फैक्ट्स हैं वो मुझसे बेहतर यकीनन उनको भी इन चीज़ों का इल्म होगा। जो मुझे कुछ चीज़ें याद थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फिर दूसरा अहम नुक्ता इसमें यह भी सामने आता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और इस्तीफ़ा देने की सूरत में उनकी पेंशन बरकरार रहेगी, और रिटायरमेंट के बाद जो जजेस को जो आफ्टर रिटायरमेंट पर्क्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो सारी उनके बरकरार रहेंगी। और तीसरा जो है वो मेरे ख्याल में अब और तो कोई ऐसा रास्ता जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। यही दो मेन वो रास्ते हैं, और इन्हीं रास्तों में से किसी एक रास्ते का यकीनन वो इंतखाब करेंगे, और मेरे ख्याल में वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना ही ज़्यादा बेहतर और मुनासिब रास्ता है। ये कुछ तफसीलात थी जो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक शेयर करना चाहता था। इसके हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।